अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए उर्दू गैलेक्सी को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये वाक़या सन 2000 में उस वक्त पेश आया जब नईम की उम्र 16 बरस थी और ये लोग नाज़माबाद में रिहाइश पजीर थे और आज भी ये लोग नाज़माबाद में ही रहते हैं। एक दिन नईम अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर घर आ रहा था और ये जुमेरात का दिन था। नईम को उस रोज़ घर वापसी पर बहुत देर हो गई थी। नईम के मुताबिक वो रात को 12:15 बजे पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर उतरा। वहाँ से नाज़माबाद में वाक़े अपने घर की तरफ पैदल चलना शुरू किया। अभी नईम ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जिस जगह से नईम का गुजर हो रहा था उस जगह रोशनी बहुत कम थी। नईम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत साड़ी पहने हुए दरमियाने कद की और अपने तर्ज अंदाज से हिंदू मजहब की मालूम हो रही थी और नईम का ताक़ुब कर रही थी। उस औरत ने नईम के करीब आकर कहा कि मुझे ये पता बता दें। वहाँ पर कम रोशनी के सबब नईम को उस औरत का चेहरा नज़र नहीं आया। फिर नईम ने उस औरत से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पता बता देता हूँ। थोड़ी दूर तक वो औरत नईम के पीछे पीछे आई और एक मकाम पर पहुंचकर नईम ने जब पीछे पलटकर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। जिस पर नईम को बड़ी हैरानी हुई कि एक औरत इतनी रात गए अचानक किस तरह गायब हो गई और दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान तक न था। नईम ने ख्याल किया कि शायद उस औरत ने यह सोचा हो कि कहीं मैं उसे किसी गलत पते पर तो नहीं ले जा रहा, इसलिए वो औरत कहीं और चली गई होगी। नईम रात के 12:30 बजे घर पहुंचा और बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन नईम जब बहुत देर तक सोता रहा और घर वालों ने उसे उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। फिर हमने उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, जिस पर नईम ने बुड़बुड़ाते हुए गुस्से का इजहार किया और बड़ी मुश्किल से उठा। उसके बाद नईम की आवाज़ कुछ भारी सी हो गई और गर्दन अकड़ गई और साथ ही साथ चेहरे का रंग भी बदल गया। जबकि घर वालों ने नईम को खाने के लिए उठाया था क्योंकि नईम ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया था। उठने के बाद भी नईम ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। पहले तो घर वाले समझे कि नईम नखरे दिखा रहा है या फिर मजाक कर रहा है, जबकि नईम की हरकत व सकनात भी बदल गई थी और अजीबोगरीब बातें करते हुए कहने लगा कि वो आने वाली है, देखो वो दरवाजे से अंदर आ गई है, देखो देखो। वो औरत उस दीवार पर लगी घड़ी पर जाकर बैठ गई है और मुझे गुस्से से देख रही है और अब वो मुझे मारेगी। घर के दीगर अफराद नईम की बातें बड़े अजीब अंदाज से सुन रहे थे और कभी कभी नईम की बातों पर उन लोगों को हंसी भी आ जाती थी कि एक औरत इतनी सी घड़ी पर कैसे बैठ सकती है और वो औरत घर के दूसरे लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रही। इसके बावजूद घर वाले नईम की इस कैफियत पर परेशान भी थे। इस तरह नईम की इस हालत की खबर फौरन ही उनके अड़ोस पड़ोस तक भी पहुंच गई और मोहल्ले की चंद औरतें देखने भी आईं और उन्होंने नईम को देखने के बाद कहा कि ये किसी के झपेटे में आ गया है, आप लोग किसी मौलवी या दुआ और अमलियात करने वालों से राब्ता करें। लेकिन नईम के घर वाले और बड़े भाई इन सब बातों पर यकीन नहीं रखते थे। वो भी दूसरे मॉडर्न ख्यालात रखने वाले लोगों की तरह यही ख्याल करते थे कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में ये सब चीज़ें नहीं होती और ऐसे में जबकि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई हो तो हर बीमारी की तशख़ीस और इलाज इंसान को मुमकिन नज़र आता है। लिहाजा बड़े भाई शाहिद ने भी डॉक्टर को बुलवाकर नईम का मुआयना करवाया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन और नींद का इंजेक्शन दे दिया। उसके अगले रोज़ जब नईम उठा तो बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक ख़ास वक्त पर जब उस पुरस्रार साई की आमद मुतवक्के होती तो नईम को फ़ौरन महसूस हो जाता और फिर नईम की तबीयत बिगड़ने लगती और फिर नईम उस हालत में उल्टी सीधी बातें करने लगता और फिर भी कहता कि वो औरत कहकर गई है कि फलां वक्त फिर आएगी। उस पुरस्रार औरत यानी रूह की आमद पर नईम का चेहरा खौफ के मारे सियाह पड़ जाता। इस तरह नईम की हालत ठीक नहीं हो रही थी, जिस पर आखिरकार शाहिद ने एक मौलवी साहब की खिदमत हासिल की। मौलवी साहब ने पानी पर चंद कुरानी आयतों का दम करके नईम के लिए दिया, जिससे नईम को वक्ती तौर पर फ़ायदा तो ज़रूर हुआ, लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद फिर वैसी ही हालत हो जाती थी। जिस पर शाहिद ने मौलवी साहब से फिर रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप लोग कुरान पाक के सफ़ात की हवा नईम को दें। लेकिन जैसे ही घर वाले कुरान पाक नईम के पास लेकर जाते
तो उसकी हालत और बिगड़ने लगती और यूं मौलवी साहब नईम की उन कैफियत का सबब न जान सके। इसी परेशानी के आलम में एक रोज़ शाहिद अपने ऑफिस में बैठा अपने साथियों से नईम की उस हालत के बारे में बात कर रहा था, तो किसी ने कहा कि तुम उसे किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ। और फिर शाहिद नफ्सियात के डॉक्टर के पास नईम को ले गया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद बताया कि आपका भाई बहुत ज़्यादा खौफजदा और जहनी दबाव का शिकार है। क्या किसी ने इसे डराया या कोई धमकी वगैरह दी है? डॉक्टर की यह तशखीस अपनी जगह दुरुस्त थी कि नईम खौफजदा ज़रूर था, लेकिन जिस पुरस्रार शे के ज़ेर असर नईम पर खौफ तारी था, उस खुफिया शे तक डॉक्टर की रसाई और इलाज मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऐसे पुरस्रार असरात डॉक्टरी इल्म के दायरा कार से बाहर होते हैं। डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन शाहिद ने अपने भाई को इस्तेमाल ज़रूर करवाई, पर उससे भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ और नईम की हालत न संभल पाई। ये उस ख़ानदान की खुशकिस्मती थी कि शाहिद की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो गई जो इस किस्म का इल्म रखते थे, जिसकी बदौलत उन पुरस्रार असरात या शय से आगाह हो जाती थी। जब वो साहब शाहिद के साथ घर आए और नईम को देखा तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि नईम पर कुछ असरात गालिब हैं, और यूं उन साहब ने नईम का इलाज शुरू कर दिया। इस तरह एक रोज़ नईम अपने भाई शाहिद से कहा कि वो औरत आई है और कहकर गई है कि अब वो 5 बजे आएगी। शाहिद ने उन साहब से फ़ौरन राब्ता करते हुए बताया कि नईम ने ये कहा है कि उन साहब ने शाहिद से ये कहा है कि जब वो औरत नईम पर आए तो मुझे बुला लेना। उसके बाद शाहिद घर आकर नईम के पास भी गया। अब नईम ने कहा कि वो औरत 7 बजे आने का कह गई है। शाहिद ने फिर उन साहब को बता दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं मगरिब की नमाज के बाद आऊँगा। लिहाजा वो साहब शाहिद के घर आकर बैठ गए। जैसे ही वो औरत एक ख़ास हदूद में दाखिल हुई तो फ़ौरन नईम ने कह दिया कि वो औरत अब इस हदूद में दाखिल हो गई है और अब वो घर में दाखिल होना चाहती है, क्योंकि उस औरत यानी रूह को भी अंदाज़ा हो गया था कि कोई अमलियात का जानने वाला मौजूद है। वो साहब वहीं बैठे रहे और कहने लगे कि आने दो, हम देख लेंगे। इससे पहले भी उन साहब ने नईम पर दम वगैरह किया था, लेकिन उस औरत ने नईम का पीछा नहीं छोड़ा था। आज उन साहब ने फैसला कर लिया था कि उस औरत से वो नईम की जान छुड़ा कर रहेंगे। जैसे ही उस औरत की रूह घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो नईम ने फ़ौरन कह दिया कि वो औरत अंदर दाखिल हो गई है और वो जा रही है, और अब वो घड़ी पर बैठकर मुझे घूर रही है। अब वो मुझे मारेगी। फिर थोड़ी देर बाद नईम की हालत ख़राब होने लगी। जब उन साहब को यह एहसास हो गया कि अब वो औरत नईम पर मुकम्मल तौर पर आ गई है, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से नईम के सर के बाल पकड़े और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उस औरत के नईम पर गालिब आते ही नईम के अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत आ गई थी और 2-3 आदमियों ने नईम के हाथ पैर बहुत मजबूती से पकड़े हुए थे। अब उन साहब ने नईम के बालों को ज़ोर ज़ोर से खींचते हुए झटका दिया और कहा कि तू कौन है, कहाँ से आई है और तू इस लड़के से क्या चाहती है। उस पर वो औरत नईम की ज़बानी बदली हुई आवाज़ में बोली कि मैं सिंध से यहाँ आई हूँ और मैं अपने ठिकाने पर इबादत कर रही थी कि इस लड़के ने मेरी पूरी इबादत को नापाक कर दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर उन साहब ने कहा कि तुझे इस लड़के को छोड़ना तो पड़ेगा ही, वरना मैं तुझे जला डालूंगा। और तू क्या चाहती है? इस लड़के ने तेरी इबादतगाह को जानबूझकर नापाक नहीं किया, और इस लड़के को क्या मालूम था कि तू वहां बैठी इबादत कर रही है। जिस पर उस औरत ने कहा, अच्छा तो मुझे 2 काले बकरे और फलां फलां चीज़ें ला दो। उस पर उन साहब ने कहा कि ये लोग तो बहुत गरीब हैं और तेरी इस बात को ये लोग पूरा नहीं कर सकते। तब उस औरत ने कहा कि मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। जिस पर उन साहब ने कहा कि अगर तू इस लड़के को नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे जलाकर मार डालूंगा। यूं उन साहब ने बहुत देर तक बातचीत करने के बाद उस औरत से वादा लिया कि अब वो नईम को तंग नहीं करेगी और उसकी जो जगह नईम से अनजाने में नापाक हुई थी उसे ये लोग साफ कर देंगे। फिर उस औरत ने उस जगह की निशानदेही करते हुए एक दरख्त के नीचे अपना ठिकाना बताया और चली गई। जब नईम अपने होश में आया और नॉर्मल हुआ तो शाहिद ने नईम से उस रोज़ पेश आने वाली तमाम बातें मालूम की कि वो किस जगह गया, किसकी जगह से गुजरा और रास्ते में क्या क्या अमल नईम से हुआ। उस पर नईम ने बताया कि मैं बस से उतरकर सीधा आ रहा था कि कुछ दूर जाने के बाद
مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ پھر میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رفع حاجت کی اور پھر وہاں سے چل دیا۔ یوں وہ جگہ ناپاک ہوئی اور پھر وہ عورت نعیم کا تعاقب کرتے ہوئے نعیم پر غالب آ گئی۔ جب اگلے روز شاہد اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے نعیم کو ساتھ لے کر گیا جس کی نشاندہی اس عورت یعنی روح نے کی تھی، تو نعیم نے بھی اسی مقام کی طرف اشارہ کیا۔ شاہد کے مطابق وہ جگہ تو پہلے سے ہی بہت گندی لگ رہی تھی۔ خیر شاہد نے وہاں پر کچھ اور مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی سی جگہ بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگربتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ عورت یعنی روح پھر کبھی نعیم کو تنگ کرنے نہیں آئی۔ اس طرح شاہد اور ان کے گھر والوں نے نعیم کی اس پراسرار کیفیات کے ساتھ اپنے 10 روز انتہائی کرب کے عالم میں گزارے، جنہیں وہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ دوستو، یہ مختصر کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔